कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो एक घर के अंदर लेटर डिलीवर करने आया था, पर उस घर की ओनर म्यूजिक लाउड बजा के खून के धब्बों को साफ कर रही थी, जिस वजह से उसे डोरबेल नहीं सुनाई देती। इसलिए वो घर के अंदर पीछे के दरवाजे जाने की ट्राई करता है, पर तभी उसे बेसमेंट से किसी अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई उससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पोस्टमैन उस आवाज वाले इंसान की मदद करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो बेसमेंट में से दो हाथ निकलते हैं जो पोस्टमैन को गिरा के उसके पैर पकड़ के बेसमेंट के अंदर ही खींच लेते हैं। इसके बाद स्टोरी हमें 30 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां इस घर के आसपास लोगों द्वारा कैंपिंग की जाती है। ये कुछ ऐसे बच्चों का कैंप था जो मोबाइल, इंटरनेट, फोन्स वगैरह से एडिक्टेड थे, बोले तो आज की दुनिया से एडिक्टेड थे। ये बच्चे इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए इस कैंप में आए थे और इस कैंप को चलाने वाले लोगों को इन बच्चों के पेरेंट्स ने अच्छे खासे पैसे भी दिए थे। अब इन सभी बच्चों को कुछ ग्रुप में बांट दिया जाता है और सभी ग्रुप का एक गाइड होता है। इसके बाद ग्रुप के हेड द्वारा यहाँ एक प्रीस्ट बुलाया जाता है जो इन सभी बच्चों पे शुद्ध पवित्र वाटर छिड़कता है किसी तरह का मंत्र पढ़ते हुए। इसके बाद कैंप के ऑर्डर पे इन सभी बच्चों से इनके मोबाइल फोन, टैबलेट, लीड, आईफोन वगैरह ले लिए जाते हैं। इसके बाद में वही घर दिखाया जाता है जहाँ पोस्टमैन लेटर डिलीवर करने आया था और आज इस घर की लेडी ने बेसमेंट में रहने वाले लोगों के लिए एक हिरन मार के लाई थी, पर उस हिरन को अंदर खींचते टाइम वो गलती से उसी बेसमेंट के अंदर गिर जाती है और बेसमेंट में मौजूद लोग इस बेचारी बुढ़िया को मार के खा जाते हैं। और इस बेसमेंट के अंदर कौन था जो इंसानों और हिरन सबको खा जाता है, ये आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। इसके बाद हम कैंप का सीन देखते हैं जहाँ सभी बच्चे ट्रैकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स होते हैं और एक उनका गाइड होता है। और इसी ग्रुप में हम जोसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में किसी तरह का रुमाल बंधा होता है और वो बेचारी थोड़ी डिप्रेस्ड भी लग रही थी। और इनकी ग्रुप के लीडर का नाम ईजा होता है और इस ग्रुप में जोसा के अलावा बार्टेक, डैनियल, जोलेक और यूलिक नाम का एक लड़का भी होता है। अब ये लोग अपना सामान लेकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में यूलुक जोसा को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी रास्ते में यूलुक को एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसे देखकर ईजा उन्हें बताती है कि ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर अपने शिकार को मार के खा जाता है, इस तरह छोड़ता नहीं है। फिर फाइनली ये लोग रात को एक जगह रुकते हैं और वहाँ अपना टेंट लगा के बॉन फायर करते हैं, जहाँ ईजा इन सबसे ये जानने की कोशिश करती है कि तुम्हारे अंदर कौन सी एडिक्शन है जिसकी वजह से तुम्हें इस थेरेपी कैंप में आना पड़ा। जहाँ यूलिक बताता कि मैं एक वीडियो गेमर हूँ, यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे वीडियो शूट करता हूँ और मेरे कुछ गेमिंग चैनल भी हैं जिन पे मैं लाइव भी आता हूँ और इसी वजह से मैंने कई बार स्कूल में बंक किया है जो मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से उन्होंने फोर्सफुली मुझे इस थेरेपी कैंप में भेज दिया। अब रात को डैनियल नाम का स्टूडेंट बीट खींचने के लिए नदी किनारे जाता है, जहाँ पीछे पीछे उसके एनिला नाम की लड़की पहुंच जाती है और वो उसके साथ बीट खींचने के बाद उसको सीड्यूस करते हुए उसी के साथ वहाँ इंटीमेट हो जाती है और सारा काम फतेह हो जाने के बाद एनिला वहाँ से चली जाती है और डैनियल अकेला ही नदी किनारे लेट के फोन चलाता रहता है। मतलब डैनियल ने अभी भी सबसे छुपा के अपने पास एक फोन रखा हुआ था कि तभी वहाँ वो घर वाला क्रिएचर आ जाता है जिसने उस बुढ़िया को मार के खा लिया था और अब वो डैनियल को भी बहुत बुरी तरह से पेड़ में फेंक के मार देता है। वैसे ये क्रिएचर देखने में तो इंसानों जैसा था लेकिन बहुत ज्यादा गंदा और घिनौना दिखता था। फिर नेक्स्ट डे ईजा को डैनियल कहीं नहीं मिलता, जिस वजह से एनिला और डैनियल के इंटीमेशन वाली बात सबको पता चल जाती है, क्योंकि डैनियल को ढूंढने के दौरान ईजा को नदी किनारे एक कॉन्डम जो मिला था कि तभी जोसा को वहाँ एक पेड़ पे ब्लड दिखाई देता है। इसके बाद ईजा कुछ स्टूडेंट्स के साथ डैनियल को ढूंढने निकल जाती है और इधर बचे हुए 2 लोग एनिला और बार्टेक कैंप पे ही रुक जाते हैं। इधर ये तीनों लोग डैनियल को ढूंढते हुए उसी क्रीचर के घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जोसा को डैनियल की कटी हुई बॉडी दिखाई देती है और इतनी घिनौनी और गंदी चीज देख के जोसा को वोमिट होने लगती है। तभी वही घिनौना क्रीचर घर के अंदर आ जाता है, जिससे डर के यू लोग भी बेसमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ ईजा और जोसा मौजूद होती है। अब वहाँ की विंडो से ईजा यूलुक और जीसा को तो बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद बेचारी वहाँ फंस जाती है और वो क्रीचर वहाँ आके ईजा को मार के उसका खून पी जाता है और ये सीन बहुत ज्यादा दर्दनाक और घिनौना होता है। इधर कैंप में हम बार्टेक और एनिला को देखते हैं, जहाँ एनिला अब बार्टेक के साथ इंटीमेट होने की तैयारी कर रही थी, पर बार्टेक बताता कि मैं एक मीठा हूँ और तुम्हारा मेरे साथ इंटीमेट होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इधर हम जोसा और यूलुक को देखते हैं जो उस घर से भागते हुए हेल्प मांगने के लिए एक दूसरे घर पे पहुंच जाते हैं। इधर बार्टेक और एनिला बैठ के बातें ही कर रहे होती हैं कि तभी वहाँ वही क्रिएचर आ जाता है जो एक बहुत बड़ी रोड एनिला के मुंह में फंसा के उसे मार देता है, जिसे देख के
डैनियल वहाँ से तो भाग जाता है और वो भाग के एक चर्च में आ जाता है जहाँ का फादर वही प्रीस्ट था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में कैंप में पानी छिड़कते हुए देखा था। अब बार्टेक उस प्रीस्ट को उस जानवर के बारे में बताता है, पर प्रीस्ट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो बताता है कि फोन खराब है इसलिए वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। पर तभी उसका फोन बच जाता है और इसलिए वो बार्टेक पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और जब बार्टेक की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक चेयर पे बंधा हुआ पाता है और तभी प्रीस्ट को अपने चर्च के बाहर से किसी तरह की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाके देखता है तो बाहर वही क्रीचर खड़ा होता है जो उस प्रीस्ट को पकड़ के उसकी आंखें निकाल लेता है और उसे एक रीडिंग मशीन में डाल देता है जिसमें से दूसरी साइड से वो प्रीस्ट पिसा हुआ निकलता है। और इधर चर्च के अंदर बार्टेक जैसे तैसे करके खुद को फ्री कर लेता है और अंदर दूसरे रूम में छिप जाता है। इधर जोसिया और यूलुक जिस घर में हेल्प मांगने के लिए आए थे उन्हें इस घर में एक आदमी मिलता है जिसे ये दोनों सब कुछ बता देते हैं और उनकी बातें सुन के वो आदमी इन्हें उस क्रीचर के बारे में बताता है। वो बताता है कि उस घर में कई सालों पहले एक लेडी अपने ट्विन बेटों के साथ रहा करती थी। एक दिन अंतरिक्ष से एक मेटोराइड धरती पे आके गिरा और अब बच्चे खुशी के मारे उस मेटोराइड के एक टुकड़े को घर पे ले आते हैं और अपने बेड के नीचे रख के सो जाते हैं। और अब रात को जब ये दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तो उस मेटोराइड के अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो इन दोनों बच्चों के अंदर समा जाता है। और इसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि इन दोनों बच्चों की हालत अब पहले से बिल्कुल ज्यादा अलग और डरावनी हो चुकी है और वो दिखने में भी बहुत ज्यादा वियर्ड हो चुके हैं और अब उन्होंने अपने पेट को ही खा लिया। और नेक्स्ट डे उनकी माँ उन दोनों को घर के बेसमेंट में देख के डर गई और उसने उन दोनों को हमेशा के लिए अपने घर के उसी बेसमेंट में लॉक कर दिया। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे एक बीस्ट नहीं बल्कि दो बीस्ट थे। और वो इन्हें ये भी बताता है कि वो उन्हें वहीं पे खाना देती रही और मुझे लगता है कि अब वो खुद उनकी शिकार हो चुकी है इसीलिए वो लोग अब बाहर निकल आए हैं। और इस आदमी की ये बात सच भी है कि ये दोनों जल्लाद उस लेडी को ही खा चुके हैं यानी अपनी माँ को ही खा चुके हैं। और तब ये आदमी अपनी कटी हुई टांगे दिखाता है और तब हमें पता चलता है कि ये वही पोस्टमैन है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जिसे इन क्रिएचर ने खींच लिया था पर वो जैसे तैसे करके वहाँ से बच निकला था। अब इन सब के बाद जोस का उस आदमी से हेल्प मांगती है पर वो बोलता है कि मेरे पास किसी तरह का फोन नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को बुला सकूं। इसलिए जोस का यूलुक से बोलती है कि हमें कैसे भी करके डैनियल का मोबाइल लेना ही होगा तभी हम यहाँ पे हेल्प मंगा पाएंगे। इसलिए ये दोनों लोग दोबारा से उसी घर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ आके जोस का यूलुक को एक नाइफ देती है और बोलती है कि तुम यहाँ रह के उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करते रहो और वो खुद विंडो से बेसमेंट में चली जाती है। अब बेसमेंट में आके जोस का मोबाइल लेके बाहर निकल ही रही थी कि वो क्रिएचर उसे वहीं खड़ा हुआ मिल जाता है पर वो क्रिएचर पता नहीं क्यों जोसा को मारता नहीं है, वो उसे किस करने लगता है। पर तभी पीछे से यूलुक आके उस क्रिएचर पे चाकू से हमला करता है पर उसे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो उसे पकड़ के मार देता है। पर इस दौरान उसने जोसा को भी दूर फेंक दिया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद जोसा की जब बेसमेंट में आंखें खुलती हैं तो वो यूलुक को तड़पते हुए देखती है और यूलुक के पेट में अभी भी चाकू धसा हुआ था और अब यूलुक काफी तड़प रहा था और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए वो जोसा से बोलता है कि प्लीज तुम ये चाकू निकाल दो ताकि मैं मर सकूं। और अब जोसा भी यूलुक का दर्द कम करने के लिए वो चाकू बाहर निकाल देती है और यूलुक पल भर में मर जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि उस क्रिएचर ने जोसा को मारा नहीं है बल्कि बांध के रखा हुआ है अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसके बाद ऊपर रूम में हम इन दोनों भाइयों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं जिसमें से एक भाई तो आराम करता है जिसके यूलुक ने चाकू मार दिया था और दूसरा भाई बाहर शिकार पे निकल जाता है। वेल यहाँ जोसा एक नाइफ के थ्रू अपनी चैन को काट लेती है और वो यहाँ से भागने लगती है कि तभी उसके अंदर बदले की आग जगती है और वो अपना और अपने सारे दोस्तों का बदला लेने का डिसाइड करती है। इसलिए वो ऊपर रूम में आती है जहाँ वो क्रिएचर सो रहा होता है और गुस्से से भरी हुई जोसा उस क्रिएचर के पेट में बहुत बार उस चाकू से वार करती है और कई बार तो वो चाकू उसके पेट में डाल के मरोड़ भी देती है और इस तरह वो क्रिएचर मर जाता है। इधर उस पोस्टमैन के घर पे कोई डोरबेल बजाता है तो पोस्टमैन को लगता है कि ये वही क्रिएचर होगा इसलिए वो डोर ओपन करते ही उसे मार देता है। लेकिन गोली मारने के बाद हमें पता चलता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि बार्टेक था जो कि चर्च से किसी भी तरह भाग गया था और हेल्प के लिए यहाँ आया था। इसके बाद इस एरिया का हमें पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसके पास इसके सीनियर की एक कंप्लेन आती है। वो बताता है कि तुम्हारे इलाके के जंगल में 2 लोग ड्रिंक करके उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। पर तभी जोसा भी इस घर से भाग जाती है और वो सीधा आके इसी पेट्रोलिंग ऑफिसर से टकरा जाती है और वो रोते हुए सब कुछ इस पुलिस वाले को बता देती है। जिसके बाद पुलिस वाला जोसा को लेके कैंप की तरफ जाने लगता है पर इन्हें रास्ते में दूसरा क्रिएचर मरा पड़ा दिखाई देता है जिसे देख के पुलिस वाले को ये लगता है
कि गलती से कोई मर गया है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए जाता है। हालांकि जोसा ने पुलिस ऑफिसर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकता और अगले ही पल वो क्रिएचर ऑफिसर की बॉडी को कई टुकड़ों में बांट देता है, यानी बहुत बुरी तरह से उसे मार देता है। और इधर जोसा को अब कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो खुद गाड़ी ड्राइव करती है और उस क्रिएचर को उड़ा देती है। और जब वो नीचे गिर जाता है तो वो कई बार उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है, आगे पीछे करके उस पर चढ़ा देती है, जिससे जोसा के साथ साथ हम सबको भी यही लगता है कि अब वो क्रिएचर तो मर ही गया होगा। और इसलिए जोसा रोते हुए उस गाड़ी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जंगल में हम दो ड्रिंकर को देखते हैं, जिसकी कंप्लेंट उस पेट्रोलिंग ऑफिसर को मिली थी, जो यहाँ अपने ब्रेकअप के दुख में एंजॉय कर रहे थे, दारू पार्टी कर रहे थे। और ये दोनों चलते चलते रोड पे उसी क्रिएचर की डेड बॉडी के सामने आ जाते हैं और इस अजीब से आदमी को मरा हुआ देख के वो जिंगलाला करने लगते हैं उसके सामने। पर तभी अचानक से वो क्रिएचर जिंदा हो जाता है। साथ ही घर के बेड पे पड़ा हुआ इसका ट्विन ब्रदर वो भी जिंदा हो जाता है। और अब पता नहीं इन दोनों ट्विंस ब्रदर का क्या कनेक्शन था, जिस वजह से ये मरे ही नहीं इतनी खतरनाक मौत के बाद भी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये जानने के लिए कि इसके आगे क्या होता है, इसका पार्ट 2 भी जरूर देखें, उसे जल्दी हम अपने चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।